स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिक में रंग, उप सहसंयोजी यौगिकों में रंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने हेडिंग में सुना, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये किस तरह होता है इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें मोस्टली वो कलर्ड होते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कलरलेस होते हैं। तो कुछ कंपाउंड जो कलर्ड होते हैं उनका रीज़न क्या होता है, और कुछ कंपाउंड जो कलरलेस होते हैं उनका रीज़न क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको जानने के लिए हम चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पर एक ट्रिक देखिए। ये ट्रिक है विबग्योर फ्री दिवाली। अब देखिए, ये विबग्योर फ्री दिवाली का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिख लें विबग्योर फ्री दिवाली। ठीक, तो पहले विबग्योर को विबग्योर ही लिखो, फ्री की जगह एफ लिख लो और दिवाली की जगह दिवाली लिख लो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये इस ऑर्डर में इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी डियर? डिक्रीज होगी। इनकी जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी? घटेगी। ठीक है, आगे वेव लेंथ, डब्ल्यू एल का मतलब क्या होता है? वेव लेंथ। इनकी वेव लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। एक बार फिर से देखिए, विबग्योर फ्री का मतलब एफ, दिवाली मतलब दिवाली। तो इसका मतलब होता है कि VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस ऑर्डर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। और वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति इनकी घटती है और तरंग दैर्घ्य इनकी क्या होती है? इस क्रम में बढ़ती है। ठीक डियर, आप लोग डियर स्टूडेंट्स ये जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या? ये देखिए E इक्वल टू एच न्यू, ये प्लांक इक्वेशन में 11th क्लास में हमने पढ़ा था। E इक्वल टू एच न्यू होता है और न्यू इक्वल टू जो होता है वो C अपॉन लेमडा होता है। तो हमने क्या किया? न्यू की जगह C अपॉन लेमडा रख दिया। तो आपने क्या देखा डियर? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लेमडा के। इसका मतलब क्या निकला कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना कम उसकी वेवलेंथ होगी, यानी जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक डियर, क्योंकि अभी हमें एनर्जी का यूज़ करना है और वेवलेंथ का यूज़ करना है। ठीक है, इसीलिए आपको इतना बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक डियर, अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई भी संकुल यौगिक है, तो आप ये देखिए कि अगर वो इस कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, तो जिस कलर को वो इम्पार्ट करेगा, जिस कलर को वो क्या करता है? त्यागता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपियर कलर, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। जैसे आप देखें, अगर वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन को क्या करेगा? वो रिलीज करेगा, यानी ग्रीन उसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ग्रीन कलर को क्या करेगा? वो इम्पार्ट करेगा। ठीक है, रेड कलर को अगर वो अवशोषित करता है तो वो कॉम्प्लेक्स या संकुल यौगिक ग्रीन कलर का दिखाई हमको देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। किसका? ग्रीन। किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर डियर? रेड का। अब वॉयलेट का क्या है? येलो। ऑरेंज का क्या है? ब्लू। ब्लू का क्या है? ऑरेंज। येलो का क्या है? वॉयलेट। आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको कलर व्हील से समझ में आ जाएगा। यानी जो आपको व्हील नजर आ रहा है यहाँ पर, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स या संकुल रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से स्टेट से एक्स स्टेट में जाते हैं, तो वो विजिबल रीजन से रेड कलर को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। कैसे? मैं बताता हूँ। आपने ऐसा कलर व्हील बना लो, ठीक है। कलर व्हील बनाने के बाद आप यहाँ से शुरू करो या कहीं से भी शुरू करो आप, है ना।
इसमें वैसे विबग्योर में 7 कलर होते हैं, तो उसमें आपको इंडिगो मत लेना, बस इंडिगो को छोड़ देना। अब देखो वी लिया मैंने, इंडिगो को छोड़ने के बाद बी, जी, वाई, ओ और आर, ये कलर व्हील मैंने बना लिया। अब मान लो कि वो कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल रीजन से, यानी कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र से रेड कलर को, लाल रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, तो दो ग्रुप इनको छोड़ करके तीसरा वाला वो दिखाई देगा, है ना डियर। जरा ध्यान से देखिए, रेड है, ये दो ग्रुप छोड़ दो, तीसरा इन्हें ग्रीन का दिखाई देगा। रेड एब्जॉर्ब किया, ग्रीन दिखाई दिया। अब अगर वॉयलेट लोगे आप तो ब्लू और ग्रीन को छोड़ दो, तो ये कौन सा, येलो, तो ये देखो येलो। इसी तरह से ब्लू अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो ये दो ग्रुप छोड़ दो, तो ये कौन है डियर, आपको पता है ये कौन है, ऑरेंज, तो ऑरेंज का वो एपियर होगा, ऑरेंज का वो दिखाई देगा। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। किससे डियर समझ में आ गया, इस कलर व्हील से समझ में आपको आ चुका है। ठीक डियर, एक बार फिर से देखिए, अगर उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उस संकुल यौगिक में डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइड स्टेट में जाते हैं और अगर वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो याद रखो वो ग्रीन कलर एपियर होगा, यानी उसका ग्रीन कलर क्या होगा, एपियर होगा। यानी ग्रीन कलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है किसका, रेड का। ठीक, चलिए, यानी हिंदी में इसको कहूं कि अगर वो लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है, कौन, वह संकुल जिसमें डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में जाने के लिए अगर वो लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण करेंगे, तो वह वापस जब उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आएंगे तो हरे रंग के प्रकाश का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। इसीलिए वह हमें हरे रंग का दिखाई देगा। ठीक डियर, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि अगर उसने लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण किया तो हरा रंग जो है पूरक रंग होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो आपको समझ में आ गया। देखिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि देखो, अगर वो रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन दिखाई देगा, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करेगा तो रेड कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों के लिए लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये है, इसका पूरक रंग ये है, इसका पूरक रंग डियर ये है। तो आपको डियर ये समझ में आ चुका है क्या कि ये कलर व्हील क्या है। ठीक है ना। और आपको ये भी समझ में आ गया क्या कि अगर एब्जॉर्ब कलर अगर ये करता है तो इम्पार्ट कलर वो ये करेगा। रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन कलर क्या करेगा, इम्पार्ट करेगा। लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण करेगा तो हरे रंग के प्रकाश का वो उत्सर्जन करेगा। तो ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको कि अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स आप एक बात का दिमाग में रखें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस, है ना, विजिबल रीजन यानी दृश्य प्रकाश क्षेत्र। अब दृश्य प्रकाश क्षेत्र में क्या होता है आपको पता है, विबग्योर, यानी कि ये 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। तो ये कहाँ से आते हैं, सनलाइट से आ सकते हैं, ट्यूबलाइट से आ सकते हैं, बल्ब की लाइट से आते हैं ना, किसी भी लाइट से जो है ये कलर्स जो है होते हैं। इनकी डेफिनेट एक फ्रिक्वेंसी होती है, डेफिनेट वेवलेंथ होता है और इनकी एनर्जी भी होती है। ये तीनों चीज़ों को मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। ठीक, अब डियर एक बात का ध्यान रखिए, अब हम इस बात को समझते हैं कि जो कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल तो लेंगे, और एग्जाम्पल हम लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, TiH2O6 3 पॉजिटिव। आप जानते हैं इस Ti का कलर वॉयलेट होता है, यानी बैंगनी रंग का होता है। अब दिमाग में बात आती है कि ये वॉयलेट कलर यानी बैंगनी रंग का क्यों होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात को जरा समझें आप कि जो टाइटेनियम है इससे देखिए 6 लिगेंड अटैच्ड है, और आपको पता है जब 6 लिगेंड अटैच्ड होते हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होता है या d2sp3 होता है, और दोनों में जिसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफल की होती है। ठीक है, अब आप एक बात का ध्यान रखें कि जो टाइटेनियम है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 22 होता है। आपने देखो 22 लिख लिया। आपको पता है H2O न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो टाइटेनियम का अगर हम ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो 3+ निकलेगी, यानी 3 आएगी, यानी 3 आएगी। तो हम क्या करेंगे
कि जो टाइटेनियम 22 लिखा है, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आर्गन 18 गैप देकर पहले 4s2 लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 3d2। तो 18 और 2 20 और 2 22, ये 22 हो गया। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला इसका, 3 पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, 3 पॉजिटिव लिखा। 3 पॉजिटिव लिखने के बाद हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। आपको पता है पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे 2 और एक d से निकलेगा। तो अब 3d में क्या बचेगा डियर, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हम 3d1 लिख दिए। अब देखो, आप जानते हैं कि ये d ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल में मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब बात यहां पर यह आती है, आपने CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था आपने कि जिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, ये देखिए इन्हें अष्टफल की होती है, उनके लिए इस तरह से डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया। आपको पता है कि ये T2G ऑर्बिटल है और ये EG ऑर्बिटल है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तव में इसका एनर्जी ऑर्डर ये रहता है डियर, जो आज मैं आपको बता देता हूँ। ये एनर्जी ऑर्डर ये इस तरह होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये नीचे की तरफ है तो इसकी लोअर एनर्जी होगी, और इसके कंपैरिजन में ये ऊपर की तरफ है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हायर एनर्जी होगी। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखें क्या कि जो T2G है इसकी एनर्जी कम है, EG की एनर्जी क्या है डियर, ज़्यादा है। आपको पता है ये भी d ऑर्बिटल है और ये भी d ऑर्बिटल है ना भाई। ये देखो ना, ये d ऑर्बिटल है, एनर्जी का कक्षक है। इसमें भाई स्प्लिटिंग यानी विपाटन हुआ तभी तो T2G और EG बना ना। तो ये T2G ये d है ऑर्बिटल और EG भी ये क्या है, d ऑर्बिटल है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, हिंदी में कहते हैं इसको सामान्य अवस्था। अब आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी एटम, कोई भी आयन में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विजिबल रीजन, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करने के लिए उस विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो अभी देखिए T2G का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो विजिबल रीजन है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। कहाँ चला जाएगा डियर, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ये यहाँ से यहाँ क्यों चला गया, क्योंकि विजिबल रीजन, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ से EG में। T2G से कहाँ चला जाएगा, EG में। ये देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइट स्टेट, जिसमें T2G का इलेक्ट्रॉन क्या चला जाता है, EG में चला जाता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ये भी d ऑर्बिटल है और ये भी मैंने कहा ये भी d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो इसको हम लोग बोलते हैं dd ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं डियर इसको हम, dd ट्रांजिशन। ये देखिए, dd ट्रांजिशन को हम हिंदी में कहते हैं dd संक्रमण, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और ये क्या हो गया, अभी इस समय अनस्टेबल है, अस्थायी है। तो स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व ग्रहण करने के लिए ये वापस से क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा। जब यहाँ से जैसे ही यहाँ आता है तो इसकी वापस से ये पोजीशन आ जाती है, ठीक है। तो जब ये हायर स्टेट से लोअर स्टेट यानी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, उच्च ऊर्जा से जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो कुछ एनर्जी को वो लिबरेट कर देता है, कुछ ऊर्जा को क्या कर देता है, वो त्याग देता है, ठीक है। जिस एनर्जी को वो लिबरेट करता है, विजिबल रीजन में उसका कोई ना कोई डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से कलर क्या होता है, हमको दिखाई देता है, ठीक डियर। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी संकुल, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर क्यों देता है, क्योंकि उसमें dd ट्रांजिशन होता है। क्या बोलते हैं डियर इसको, dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन यानी dd संक्रमण। dd संक्रमण क्या होता है कि जब लोअर एनर्जी यानी T2G से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके EG में चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं dd ट्रांजिशन, ठीक डियर, यानी dd संक्रमण। अब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, क्या कि dd ट्रांजिशन में, dd ट्रांजिशन जिस जिस कॉम्प्लेक्स यानी संकुल में होता है, जिस जिस आयन में होता है, वो सारे के सारे कलर्ड होते हैं, ठीक है। और जिस भी कॉम्प्लेक्स और आयन में dd ट्रांजिशन नहीं होता, वो सारे के सारे कलरलेस होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि किस में dd ट्रांजिशन हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है।
तो मैं बता देता हूँ। याद रखिए, जिस भी कॉम्प्लेक्स और आयन में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर उनका डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, खाली होता है, तो उनमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होता, इसीलिए वो क्या होते हैं, सारे के सारे कलरलेस होते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स और संकुल और आयन जिनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हीं में डी डी ट्रांजिशन यानी डी डी संक्रमण होता है, इसीलिए वो कलर्ड यानी रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? कलर्ड, और ये रंगीन होते हैं। अब डियर एक बात सुनिए मेरी आप, जैसे अगर हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर TiH2 पॉजिटिव, ठीक है, मैंने कहा आपसे कि इसका कलर क्या वॉयलेट है, तो आपके हिसाब से अगर हम कलर व्हील को देखें, ये देखिए, तो वॉयलेट कहाँ पर आ रहा है डियर? यहाँ पर आ रहा है ये वॉयलेट, या फिर आप इधर देख लें कि वॉयलेट कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो वॉयलेट कब आता है? जब ये येलो कलर को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, येलो कलर को ऑब्जर्व करेगा तो 2 घर छोड़ दो, 1 और 2, कौन सा कलर आएगा इसका डियर? वॉयलेट। यानी येलो को अगर ये एब्जॉर्ब करेगा, येलो को ये अवशोषित करेगा, पीले रंग को अगर ये अवशोषित करेगा, तो उसका रंग बैंगनी आना चाहिए, वॉयलेट आना चाहिए। सही बात है ना? तो जरा देखिए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ जाता है तो इसको येलो कलर ये एब्जॉर्ब करना चाहिए, जिसकी वजह से जब उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आए तो वो वॉयलेट कलर का हमको दिखाई दे। ठीक डियर, लेकिन होता क्या है, होना तो यही चाहिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन डियर होता ये है कि यहाँ पर जो इस टाइटेनियम के साथ जो H2O6 है और साथ में 3 पॉजिटिव आयन है, यानी इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ देख लीजिए आप, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी या जिस वेवलेंथ या जो एनर्जी चाहिए होती है वो ब्लू ग्रीन रीजन में आती है, यानी कि नीले हरे रंग में आती है। ठीक है ना? यानी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होने के लिए जो वेवलेंथ या एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वो कहाँ किस में आती है? ब्लू ग्रीन में आती है डियर। इसीलिए ये क्या करता है, ब्लू और ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और यहाँ पहुँच जाता है, कहाँ? यहाँ। और वापस जब ये आता है तो ब्लू और ग्रीन कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो क्या होता है? वॉयलेट। इसीलिए ये हमको वॉयलेट दिखाई देता है। तो डियर, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आया होगा, ठीक है। और एक बात और भी है डियर स्टूडेंट्स, देखिए, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ये Cu पॉजिटिव है, आप देखिए इसके डी ऑर्बिटल में पूरा 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Hg2 पॉजिटिव है, इसके डी ऑर्बिटल में डियर क्या? पूरा 10 इलेक्ट्रॉन है। Cd2 पॉजिटिव अगर कर दें तो इसमें भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जानते हो कि इनमें सारे के सारे ये पेयर्ड हैं, इसीलिए इनमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है डियर। इसी तरह से अगर हम मान के चलो Sc3 पॉजिटिव आयन की बात करते हैं, तो ये जो Sc3 पॉजिटिव है ना, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो Sc(H2O6) और 3 पॉजिटिव, तो बात तो वही हो जाएगी ना भाई, Sc3 पॉजिटिव। तो इसका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है? खाली, यानी वैकेंट होता है, तो इसमें भी डी डी ट्रांजिशन, डी डी संक्रमण इसमें नहीं होगा, तो भी ये क्या होगा डियर? कलरलेस यानी रंगहीन होगा। तो आप समझ गए, इन सभी में डी डी ट्रांजिशन नहीं होता, यानी कि इनमें डी डी संक्रमण नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं? सारे के सारे कलरलेस होते हैं। और जिनमें डी डी ट्रांजिशन होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं डियर? कलर्ड, यानी कि रंगीन होते हैं। अब ये जो आपने पढ़ा कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यही है, इसी टाइप से आता है, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर में समझ में नहीं आया तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन खुले हुए डियर, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक डियर, थैंक यू।